Welcome to my channel. Today we will discuss about the topic emphysema or COPD, which means chronic obstructive pulmonary disease. जैसे कि chronic का मतलब ही होता है लंबे समय तक, है ना। फिर क्या है obstructive, यानी किसी भी किस्म की रुकावट। pulmonary मतलब lungs, डिजीज़ मतलब बीमारी, यानी वैसी बीमारी जो लंग्स को काम करने में लंबे समय तक रुकावट पैदा कर रही हो। मैं कह रहा है कि ये एक किस्म का प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है जो कि काफ़ी मुश्किल होती है इम्पिटी एयर आउट, यानी हवा को बाहर निकालने में, लंग्स के हवा को बाहर निकालने में मुश्किल का हालात का सामना करना पड़ता है। COPD जो है अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज़ दैट ब्लॉक एयर ब्लॉक एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, यानी आप एक या एक से ज़्यादा बीमारी, लंग्स की बीमारी जो कि एयर फ्लो को ब्लॉक कर देती है और सांस लेने में मुश्किल होती है। इम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों कंडीशन मिल करके COPD बनाते हैं। इम्फाइसीमा इज़ अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व डैमेज ऑफ द वॉल ऑफ एयर सैक, यानी एल्वियली, हमारे लंग्स में जो एल्वियली होती है यानी उसके एयर सैक, जिसे हम लोग एयर सैक भी कहते हैं, उसके वॉल डैमेज हो जाने की वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। इसका कारण यानी इसका काउस और इडियोलॉजी क्या क्या हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर इसका कारण ओल्ड एज भी हो सकता है, और वैसे लोग जो काफ़ी स्मोकिंग करते हैं और सेकंड हैंड स्मोकिंग, मतलब कोई और स्मोक कर रहा है फिर उससे लेके खुद स्मोक किए, तो वो सेकंड हैंड स्मोकिंग हुआ। या बहुत लंबे समय तक डस्ट या फ्यूम्स या किसी भी केमिकल और वेपर्स के कांटेक्ट में रहना। कुछ ऐसा ऑक्यूपेशंस जो कोल माइंस वगैरह में काम कर रहे होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक अपने ऑक्यूपेशंस की वजह से भी डस्ट और केमिकल्स के लॉन्ग एक्सपोजर उन पर रहता है, जिसकी वजह से उनके लंग्स में ये सब प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, आउटडोर इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन, और मे बी इट्स जेनेटिक। अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन या इसके टाइप्स ऑफ की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 टाइप होते हैं। पहला है सेंटिपिनाल, पारासिनार, पारासेप्टल, एंड द लास्ट वन इज़ इरेगुलर। सेंटिपिनार में हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एपिकल रीजन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वहीं पारासिनार में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोली यानी लोअर जोन का हिस्सा भी इन्वॉल्व रहता है। वहीं थर्ड जहाँ पारासेप्टल है वहाँ पे प्लूरल रीजन इन्वॉल्व रहता है। और इरेगुलर में ऑफ कोर्स वो उसका नाम ही है इरेगुलर, उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी है, उसमें एल्वियोलर डक्ट भी है, एल्वियोली भी है, पर ये बेसिकली इरेगुलर मैनर में है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इरेगुलर क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स और साइन और सिम्टम्स। सिम्टम्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। क्रोनिक कफ यानी लंबे समय तक खांसी देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टोरेशन मिलेगा, यानी आपको उसके साथ एक्सपेक्टोरेशन भी देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांसें ऐसा लगेगा कि छोटी छोटी चल रही है, लंबी लंबी सांसें नहीं चल पा रही। वीजिंग साउंड रहेगा, उसमें घड़ 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 ऐसा साउंड रहेगा। चेस्ट टाइटनिंग, ऐसा लगेगा कि चेस्ट में टाइटनिंग हो गया है। प्रेजेंट ऑफ, जब उससे आप पूछिएगा तो मे बी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग उसका रहा है कि कभी वो स्मोकिंग किया है या फिर स्मोकिंग करता है। वही साइन में क्या देखने को मिले, पीनिया का मतलब होता है एब नॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग, मतलब एब नॉर्मल तरीके से जल्दी जल्दी वो सांस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव एसेसरी मसल्स, यानी वही क्योंकि उसके लंग्स वगैरह काफ़ी एक्टिव हो रखे हैं, क्योंकि उसको सांस जा नहीं रहा होता है, तो वो बेचैनी से काफ़ी एक्टिव तरीके से यानी एब नॉर्मल तरीके से उसका मसल्स वगैरह भी काम कर रहा होता है, यानी जल्दी जल्दी वो सांस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है बैरियल शेप्ड चेस्ट, यानी उसका चेस्ट जो है वो ऐसा फूला हुआ और यानी एक्सपैंड देखने को मिलेगा, जैसे नहीं वो साइड में ढोलक के होता है ना, वैसे ही बिल्कुल उसका चेस्ट बिल्कुल फुला सा एक्सपैंड लार्ज दिखेगा। लॉन्ग एक्सपायरेशन यानी लंबी लंबी सांसें छोड़ना। नेक्स्ट है रॉन्ची, स्लिंग साउंड यानी एक घड़घड़ाहट, एक सीटी जैसा साउंड सुनाई देगा। करने जा रहे हैं पैथोलॉजी या उसके मैकेनिज्म पे कि ऐसा क्या हो जाता है कि नॉर्मल हेल्दी लंग्स जो है वो इम्फाइसीमा में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा धीरे धीरे कैसे ये चीज़ें होती है बेसिकली। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हेल्दी लंग्स हैं, फिर धीरे धीरे उसका हेल्दी एल्वियली है, फिर किसी भी हार्मफुल पार्टिकल्स उसमें ट्रैप हो जाने की वजह से उसका विसरल इनर लेयर एल्वियोली का जो वॉल है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर किसी बाहरी चीज़
फॉरेन बॉडी से वो रिएक्ट करती है तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स करती है, फिर वो धीरे धीरे ट्रिगर होने के बाद यही इन्फ्लामेशन केमिकल अगर अंदर डिज़ोल्व हो गया एल्वियुलर सेप्टम में, तो ये धीरे धीरे करके एक लार्ज एयर कैविटी बना देता है और कार्बन डिपॉजिट फॉर्म्स हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके उसके जो एल्वियोली के गैप थे, यानी एल्वियोली का जो सेप्टम्स था, वो धीरे धीरे काफ़ी लार्ज हो जाता है। वो डैमेज होने की वजह से पूरा का पूरा एल्वियोली, मतलब 2-3 छोटे-छोटे एल्वियोली के इतने ज़्यादा गैप हो जाते हैं कि वो पूरा एक एल्वियोली बन जाता है। उसमें कार्बन का डिपोजिशन हो जाता है और धीरे धीरे वो एम्फाइसीमा बन जाता है। तो नेक्स्ट है इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे या इन्वेस्टिगेशन कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली ये एम्फाइसीमा है। सबसे पहले तो एक्सरे करवाएंगे, उसमें दिख जाएगा। ईबीजी एनालिसिस इज आर्ट्रियल ब्लड गैस, यानी एक ऐसा किस्म का टेस्ट जिसे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को हम अपने ब्लड में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। ऑफकोर्स पल्स ऑक्सीमीटर से भी हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है ये पता कर सकते हैं। ऑफकोर्स ऑक्सीजन लेवल पता चलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन लेवल से भी हमारे बॉडी में कम ऑक्सीजन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो ऑक्सीमीटर से भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग्स फंक्शन टेस्ट, यानी LFT। बेसिकली LFT टेस्ट भी जो है ये हमारे लंग्स से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारी को बता सकता है। नेक्स्ट है हमारा ECG, क्योंकि हार्ट भी राइट साइड पाया जाता है, हम लोग ECG से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ECG हार्ट के लिए होता है और हार्ट जो है वो लंग्स के काफ़ी लेफ्ट लंग्स के काफ़ी पास होता है, तो उससे भी रिलेटेड डिजीज़ का हम लोग ECG से पता कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बीमारी हो चुकी है तो हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। मेन एम यही होता है कि हमारी लाइफ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। अब उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, जैसे कि अगर स्मोकिंग अवॉइड अल्कोहल, एक्सरसाइज लंग से रिलेटेड, ताकि हमारी ब्रीथिंग इम्प्रूव हो सके। ठंड या डस्ट से रिलेटेड वेदर और कंडीशन है तो वैसे में हम अपने मुंह को ढक कर चलिए मास्क से, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर ना जाए। अवॉइड कोल्ड फूड आइटम्स, ऑक्सीजन थेरेपी, बेड रेस्ट, इन्फेक्शन ऑफ फ्लूइड, यानी प्रॉपर तरीके से पानी पीना, ताकि हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस है वो उसको लूज़ होने में हेल्प होता है। ये सब कुछ ऐसे मैनेजमेंट है जो कि हम नॉर्मल खुद से करके इन चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बीमारी को, को, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये बीमारी हो चुकी है और थोड़ा बहुत अगर हम लोग मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं फर्दर आगे जाके। अगर आपको ये बीमारी है तो और भी हो सकता है कि आपका रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंट हो जाए, यानी सांस लेने में, या लंग्स फेलियर हो जाए, निमोनिया हो जाए, न्यूमोथोरैक्स हो जाए, पल्मोनरी आर्टरीज हाइपरटेंशन वगैरह हो जाए। तो ऐसी कुछ बीमारी है जो कि आगे चल के हो सकती है, यानी ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। अब बात करने जा रहे हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर वो होता है कि अगर ऐसे कुछ भी आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको ये बीमारी होने से पहले अगर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि अगर आप में पाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के आपको एम्फाइसीमा नाम की बीमारी हो सकती है। वैसे फैक्टर को हम लोग रिस्क फैक्टर कहते हैं, यानी वो रिस्क देता है आगे चल के ये बीमारी होने का। कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि ओल्ड एज, यानी बुढ़ापा होने पर भी हमारा लंग्स वगैरह, हमारे सारे ऑर्गन्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और हमें बीमारी बहुत जल्दी अटैक करती है, यानी कि ओल्ड एज एक रिस्क फैक्टर है कि मे बी आपको आगे चल के अगर ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग अल्कोहल से तो लीवर वगैरह ख़राब होता है, पर स्मोकिंग से डायरेक्टली आपके लंग्स में असर पड़ता है। तो स्मोकिंग जो है ये भी काफ़ी मेजर रिस्क फैक्टर में से एक है। थर्ड है एयर पोल्यूशन, चाहे वो इंडोर एयर पोल्यूशन हो, आउटडोर हो, या किसी भी किस्म का डस्ट वगैरह हो जिससे आप कंटिन्यू आपको वो कंटिन्यू मिल रहा है। वैसा कोई ऑक्यूपेशन ही है जिसमें आपको डस्ट वगैरह से रिलेटेड काम करना है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप मास्क वगैरह पहनिए। नेक्स्ट है, आपको पहले किसी भी किस्म की लंग्स से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड कोई बीमारी रह चुकी है आपको। नेक्स्ट
है एस्थमा, अगर आपको एस्थमा है तो मे बी आगे चल के आपको एम्फाइसीमा हो जाए। सबसे लास्ट है जेनेटिक, और भी कुछ कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो कि मे बी ये रिस्क फैक्टर का काम कर सकते हैं। अब आपके पास इतने सारे रिस्क फैक्टर हैं, क्योंकि अब मे बी आपको आगे चल के ये सब चीज़ हो सकता है, तो आप पहले से ही क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। जैसे कि हमें पता है एज से तो हम नहीं भाग सकते हैं ना, पर स्मोकिंग से ये चीज़ हो सकता है। स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर एम्फाइसीमा, तो हम लोग स्मोक नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो या जो भी स्मोकिंग हो वो नहीं करेंगे। कहीं भी बाहर जाने से पहले अपने लंग्स को केमिकल और डस्ट से फ्री रखने के लिए हमेशा मास्क वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ ऐसे प्रिवेंशन है जो कि हम खुद से कॉमनली यूज़ करके अपने रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं, ताकि हमें आगे चल के ये बीमारी होने के चांसेस कम हो। अब ऐसी सूरत में हम लोग क्या ट्रीटमेंट लेंगे या कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, तो सबसे पहला है अमोनियम कार्ब। एम्फाइसीमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें भी चेस्ट जैसे बहुत थकावट महसूस हो रहा है, पाल्पेशन हो रहा है, बर्निंग महसूस हो रही है, काम करने पे बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाता है। इसमें भी बबलिंग विस्लिंग साउंड वगैरह फील हो रही होते हैं। पल्मोनरी इडीमा, अगर लंग्स में इडीमा हो गया है, सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इसके लिए अमोनियम कार्ब सबसे पहले नंबर पर आती है। दूसरा है ग्रीन डीलिया, कंडीशन और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। बट ब्रेथ इन लाइंग डाउन, यानी जैसे ही वो लेटता है या रात में जब सोने लगता है तो उसको सांस नहीं जाती, वो सांस ही नहीं ले पाता। उसके लिए उसको उठ के मतलब बैठना पड़ेगा, सिटअप टू ब्रेथ, यानी उसको बैठना पड़ेगा सांस लेने के लिए। तो वैसे सूरत में ग्रेंडीलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। थर्ड है लोबीलिया, फोनिया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट वर्स एनी एक्सर्शन, सेंसेशन ऑफ प्रेशर और वेट इन चेस्ट बेटर बाय रैपिड वॉकिंग, यानी कि पेनफुल ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि चेस्ट जो है वो बहुत सिकुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन महसूस हो रहा है, और ये कंडीशन काफ़ी वर्स हो जाता है थोड़े बहुत काम करने पर। और ऐसा फील होता है जैसे चेस्ट काफ़ी भारी फील होता है। लेकिन बेहतर महसूस कब होता है, जब जल्दी जल्दी चलेंगे, में एस्थमा अटैक फील होगा, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। और भी ऐसे मेडिसिन है जो इन चीज़ों में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।